नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं आज का बाजार। और हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र और जो क्लोजिंग हुई है वो काफ़ी शानदार देखने को मिली। हम देख रहे थे जो शुरुआत हुई तो दूसरे दिन भी दबाव के साथ आज बाजार में कारोबार होता हुआ दिखाई दिया, लेकिन फिर सेकेंड हाफ में बाजार ने मोमेंटम पकड़ी और निचले स्तरों से करीब 100 अंक संभल कर हरे निशान में बंद होने में कामयाब रहा। निफ्टी 18,700 के पार, वहीं बैंक निफ्टी में करीब 230 अंकों की तेजी देखने को मिली। और आज के क्लियर गेनर्स थे मेटल स्टॉक्स, वहां पर शानदार मजबूती आज के दिन देखने को मिली। लेकिन एक बार समझ लेते हैं कि आज दिन भर मार्केट में किस तरह का कारोबार देखने को मिला, कौन से स्टॉक्स और सेक्टर में एक्शन था। इसकी पूरी जानकारी लेकर हमारे साथ डिम्पी कालरा मौजूद हैं। डिम्पी, बताइए। आज मार्केट सीमित दायरे के अंदर ही कामकाज करता हुआ दिखा। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों इंडाइसिस आज पूरी तरह से रेंज में रहे। आज ना बहुत बड़ा गैप मिला, ना गैप डाउन, ना गैप अप, और बाजार आज सीमित दायरे के अंदर ट्रेड करता रहा। हालांकि क्योंकि विक्स अभी भी डाउन है और साथ ही अब पीसीआर करीब 1 के नीचे पहुंचे हैं, तो इसलिए जो मेजर सपोर्ट है जैसे कि 18,600 और बैंक निफ्टी का जो सपोर्ट है 43,000, वो अभी भी बरकरार है। खैर, इस बीच चर्निंग काफ़ी होती थी। अगर आज आप वैसे मूव देखेंगे तो आपको चर्निंग अच्छी खासी देखने को मिलेगी। आज जो कुछ शेयर्स चले हैं उसमें मेटल्स का दबदबा थोड़ा ज़्यादा था। आज शुरुआत से ही मेटल काउंटर्स के अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आती हुई दिखी है। एडवांस डिक्लाइन के हिसाब से भी आज कुछ बहुत बुरा दिन नहीं था। मार्केट के एडवांस डिक्लाइन वैसे भी थोड़ी ठीक रही है। जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा कि इंडिया विक्स अभी दायरे के अंदर है। जब तक इंडिया विक्स 15 के रेंज को पार नहीं करता तो मार्केट अपने सपोर्ट को या तो रेजिस्टेंस को, किसी एक चीज को ब्रेक नहीं करेगा। फिलहाल रेंज में रह जाएगा इंडाइसिस। जहां तक स्टॉक्स की बात है, आज टाटा स्टील के अंदर जोरदार मोमेंटम बना। हिंडाल्को एक अच्छा शेयर था जो कि और चलाए। एनर्जी पैक से आज ओएनजीसी ने कमान संभाल ली है। साथ ही एक और स्टील कंपनी है जेएसडब्ल्यू स्टील, वहां पर भी काफी अच्छा मोमेंटम बनते हुए दिखा। और यूपीएल के अंदर भी आज हमको तेजी बनते हुए दिखी है। अगर आप लूजर्स वाले शेयर्स की तरफ आएंगे तो आपको दिखेगा जो इस सीरीज की शुरुआत में चले हुए शेयर्स थे वहां पे कुछ कुछ प्रॉफिट बुकिंग होना शुरू हुई है, जैसे कि अपोलो हॉस्पिटल, जैसे कि टाटा मोटर्स। रिलायंस ने भी सीरीज का शुरुआत काफी अच्छा किया था, लेकिन आज उसके अंदर भी हल्की मुनाफा वसूली हमको फिर से आती हुई दिखी। और बड़ी वजह थी कि आज निफ्टी दिन भर में काफी रेंज के अंदर झूलता रह गया। अब आ जाते हैं छोटे और मझोले शेयर्स की कैटेगरी के अंदर। अगर आप वहां पे चेक करेंगे तो वहां पे दिखेगा कि शारदा क्रॉप केम के अंदर काफी स्ट्रांग मूव हमको बनता हुआ दिखा। जेके लक्ष्मी सीमेंट ये आज काफी अच्छा चला। इसके अलावा फिनोलेक्स पाइप ये आज करीब 6% ऊपर था। स्वान एनर्जी ऐसे शेयर्स के अंदर आज काफी जोरदार मजबूती आती हुई दिखी है। और जहां पे कमजोरी आपको दिखेगी वो दिखेगी आरवीएनएल, यानी कि रेलवे से जुड़े हुए कंपनीज जो हैं वहां पे अब धीरे धीरे प्रॉफिट बुकिंग आपको दिख रही है। ईस्ट माई ट्रिप के अंदर आपको प्रॉफिट बुकिंग दिखेगी। फ्लोरोकेमिकल्स नाम की एक कंपनी है, वहां पे आपको प्रॉफिट बुकिंग दिखी। इसके अलावा गो कलर्स, जिसको हम गो फैशन के नाम से जानते हैं, वहां पर भी आज करीब 5% का कट लगा। यह भी आज कमजोर कैटेगरी में था। छोटे मझोले शेयर्स के अंदर साल का हाई जिन शेयर्स ने लगाया उसमें जेके लक्ष्मी सीमेंट था। एनबीएफसी कंपनी काफी अच्छी चल रही थी। आज 2 एनबीएफसी की मैनेजमेंट हमारे साथ थी तो वो भी कह रहे थे कि उनका रोड मैप काफी क्लियर है। आज महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस काफी अच्छा चला है। एसजेवीएन को ऑर्डर की वजह से आज काफी मजबूती मिली, इसने साल का हाई टेस्ट किया। साथ ही एबी कैपिटल पिछले 4-5 दिन से चल रहा है, लगातार चलने के बाद वो आज साल का हाई टेस्ट करने में कामयाब हुआ। तो कुल मिला के बाजार के पास इंडाइसिस की रेंज है, लेकिन चर्निंग छोटे मझोले शेयर्स में काफी अच्छे तरीके से देखने को मिल रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डिम्पी ये सारी जानकारी देने के लिए। तो ये कुछ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन और सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन भी डिम्पी अभी आपको बता रहे थे। मेटल इंडेक्स से काफ़ी अच्छा कारोबार देखने को मिला। इसके अलावा छोटे मंझोले बैंकों में भी आज हमने देखा कि शानदार तेज़ी देखने को मिली और सरकारी बैंक में आज फिर से वापस एक तेज़ी लौटी। लेकिन इस तेज़ी के बीच मार्केट एक्सपर्ट्स का क्या कहना है, एक बार ये भी आपको सुनवा देते हैं। और पाइपर सरिका के एमडी और सीईओ अभय अग्रवाल ने हमसे खास बातचीत में कहा कि प्राइवेट कैपेक्स में तेजी से बैंकों की ग्रोथ को सपोर्ट मिल रहा है। उनके मुताबिक अच्छे मैनेजमेंट वाले छोटे बैंकों में निवेश के बेहतर मौके नजर आ रहे हैं। इसी के साथ ही साथ चीन में रीओपनिंग से मेटल शेयरों को भी फायदा होगा, जिससे अच्छे मुनाफा कमाया जा सकता है। आइए आपको सुनवा देते हैं उन्होंने और क्या कहा। ये हम काफी दिन से आपसे भी बात हुई थी कि अगर इंडिया की जीडीपी को ग्रो करना है 7-8% भी, तो इसका मतलब है कि बैंकिंग सेक्टर को 15% से ग्रो करना पड़ेगा उस जीडीपी ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए। और 3-4 महीने तक ये थोड़ी चिंता थी कि क्रेडिट ऑफटेक जो है वो ज्यादा नहीं है और बैंक्स के पास पैसे हैं पर वो लेंड नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि डिमांड नहीं है लोन्स की।
और उसका मेजर रीजन ये था कि प्राइवेट कैपेक्स स्लगिश था कोविड के बाद भी। पर अब हमने देखा है कि जो प्राइवेट कैपेक्स है उसमें अच्छी पिकअप है, और अच्छा पिकअप होने की वजह से जो क्रेडिट डिमांड है पिछले 3-4 महीने में वो काफी रोबस्ट है। इनफैक्ट जो अभी 1-2 दिन पहले जो फिगर्स आए थे उसमें दे वर बेटर देन एक्सपेक्टेड। तो ऐसे इन्वायरमेंट में जहां पे कॉर्पोरेट क्रेडिट, रिटेल क्रेडिट दोनों की डिमांड अच्छी है और एक लायबिलिटी फ्रेंचाइज जिस बैंक का अच्छा है, ये जो सेक्टर है ये डेफिनेटली प्ले आउट करेगा। पर मुझे पर्सनली ये लगता है कि जो काफी एक्सपेंसिव बड़े बैंक्स हैं वहां से स्टोरी शिफ्ट होगी छोटे वेल मैनेज बैंक्स की तरफ भी, क्योंकि वैल्यूएशन डिफरेंस बहुत ज्यादा है। एक तरफ बड़े बैंक्स हैं जो 2.5 से 3 टाइम बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रहे हैं, दूसरी तरफ छोटे फास्ट ग्रोइंग बैंक्स हैं जो 1 टाइम बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रहे हैं। तो मुझे लगता है इस समय बैंकिंग में ज्यादा रिटर्न बनेगा छोटे और स्टार्टिंग फिगर है जो 10 ईयर का जो बॉन्ड यील्ड है यूएस का वो काफी करेक्ट हुआ है, और 30 साल का बॉन्ड भी करेक्ट हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि अब इन्वेस्टर्स का जो फियर है हाइपर इन्फ्लेशन का वो कम होता जा रहा है, और उसकी वजह से डॉलर इंडेक्स वापस 105 104 के लेवल पे आ गया है जो 112 113 चला गया था। और इसका फायदा मिलेगा जब चाइना की रीओपनिंग होगी, और चाइना की रीओपनिंग होगी देर सवेर हो जब भी हो, पर इतना बड़ा देश है कि आप उसको बंद करके नहीं रख सकते। और जैसे ही वो देश खुलेगा वापस डिमांड बढ़ेगी मेटल्स की और सब की। तो हम तो बिल्कुल मुझे लगता है मेटल स्टॉक्स हैं इस बीटन डाउन लेवल पे हैं कि जिसमें अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जो जो अंडर लेवरेज प्लेयर्स हैं, बैलेंस शीट अच्छी है, प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छी है, साइज अच्छा है, वो साइज का गेम है, तो वो बिल्कुल अपॉर्चुनिटी देंगे। हम अपने पीएमएस में मेटल्स में या कमोडिटीज में इन्वेस्ट नहीं करते हैं तो इसलिए इतनी ज्यादा नजर नहीं है, पर मेरे हिसाब से एक अच्छा प्ले है इन्वेस्टर्स के लिए, रिकवरी प्ले। बिल्कुल, तो मेटल शेयरों में निवेश के बेहतर मौके नजर आ रहे हैं। चाइना में रीओपनिंग की खबर से मेटल शेयरों को भी आगे फायदा मिलने की बात की जा रही है, और आज हम देख भी रहे थे कि मेटल शेयरों में आज शानदार तेजी देखने को मिली है। चाइना रीओपनिंग के अलावा और क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कि इस तेजी को सपोर्ट कर रहे हैं, ये भी समझ लेते हैं। आशीषा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं पूरी जानकारी लेकर। आशीषा, बताइए। जी हाँ, निफ्टी मेटल इंडेक्स सबसे बड़ा सेक्टोरल गेनर है। 5वें दिन लगातार हम गेन्स देख रहे हैं निफ्टी मेटल इंडेक्स पर। नैल्को, हिंडाल्को जो एल्यूमिनियम प्लेयर्स है, हिंदुस्तान कॉपर, हिंदुस्तान जिंक, ये निफ्टी मेटल इंडेक्स के सबसे बड़े गेनर्स के लिस्ट में आते हैं। चाइना रीओपनिंग की बातें चल रही है और उसी के चलते चाइनीज़ डिमांड में अपटिक देखने को मिलेगा, और उसी के चलते कमोडिटी प्राइसेस ग्लोबली इंक्रीज हो सकते हैं। यही वजह है मेटल प्राइसेस में अपटिक देखने को मिल सकता है और मेटल स्टॉक्स में भी रैली देखने को मिल रही है। जेपी मॉर्गन की एक रिपोर्ट आई है मेटल स्टॉक्स पर आज सुबह, जहां उन्होंने कहा कि 2023 2022 के जैसे ही रह सकता है, जिसका मतलब ये होता है कि फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर स्ट्रॉन्ग दिखेगा, लेकिन सेकंड हाफ ऑफ द ईयर में थोड़ी सी वीकनेस देखने को मिल सकती है। उन्होंने कहा कि चाइना रीओपनिंग के चलते डिमांड में अपटिक देखने को मिलेगा और उसी के चलते ग्लोबल मेटल प्राइसेस में भी एक सर्ज देखने को मिल सकता है। यूएस फेडरल रिजर्व के रेट हाइक में एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड देखने को दिखाई दे रहा है, और यूरोपियन डिमांड एक्सपेक्टेड थी कि काफ़ी वीक होगी, लेकिन उतना इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला। इसी के चलते उनका मानना है कि फर्स्ट हाफ ऑफ FY23 स्ट्रॉन्ग देखने को मिल सकता है। इनफैक्ट स्टॉक प्राइस मूवमेंट के पर्सपेक्टिव से बात करें तो उन्होंने कहा कि 2022 में जैसे वॉलेटिलिटी देखने को मिली थी, वैसी ही वॉलेटिलिटी 2023 में भी देखने को मिलेगी स्टॉक मूवमेंट के पर्सपेक्टिव से। इनफैक्ट उन्होंने स्टील और एल्यूमिनियम के बारे में इन पर्टिकुलर बात की है, जहां उन्होंने कहा कि स्टील प्राइसेस सस्टेन कर सकते हैं और स्टील सेक्टर में अच्छा अपमूव देखने को मिल सकता है। उन्होंने कहा कि चाइना HRC एक्सपोर्ट प्राइसेस में एक अपमूव देखने को मिलेगा, और स्टील स्पेस से टाटा स्टील और सेल उनके टॉप पिक्स है। उन्होंने एल्यूमिनियम प्राइसेस की भी बात की है, जहां उन्होंने कहा कि चाइना रीओपनिंग के चलते एल्यूमिनियम प्राइसेस में एक अपटिक देखने को मिलेगा, और इंडियन एल्यूमिनियम जो स्टॉक्स है नैल्को, हिंडाल्को और वेदांता, उसमें भी एक अपमूव देखने को मिल सकता है। तो चाइना रीओपनिंग एक बड़ा इम्पैक्ट ट्रेड हो सकता है, जिसके चलते डिमांड और प्राइसेस में एक अपमूव देखने को मिलेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आशीषा ये सारी जानकारी देने के लिए। तो चलिए, ये तो मेटल स्पेस में तेज़ी की वजह अभी आपको आशीषा बता रही थी, लेकिन इसके अलावा आज एक और स्टॉक फोकस में था, वो था M&M फाइनेंस का शेयर। आज हमने देखा कि स्टॉक में 5% से ज़्यादा की तेज़ी देखी गई, और स्टॉक अपने 52 वीक हाई पर भी कारोबार कर रहा था। अब इसके पीछे की वजह ये थी कि कंपनी ने अपने नवंबर महीने के बिजनेस अपडेट जारी किए, जिसमें कि शानदार ग्रोथ नजर आई। नवंबर में डिसबर्समेंट 75%
बढ़कर 4,500 करोड़ पहुंचे और 2022 में अब तक डिसबर्समेंट में 99% की बढ़त देखने को मिली। इसके अलावा जो कलेक्शन एफिशिएंसी रेशियो था वहां पर भी सुधार देखने को मिला। इस बार 96% के आसपास आए, पिछले साल के 94% के सामने। और इसके अलावा हम देख रहे थे कि एसेट क्वालिटी के बुक्स में भी सुधार देखने को मिला। ग्रॉस एनपीए के आंकड़े में भी कमी आई, जिसके चलते सीएलएसए ने जो रिपोर्ट जारी की, उन्होंने खरीदारी की राय अपनी कायम रखी और लक्ष्य देख रहे थे 260 रुपए प्रति शेयर का। और इनका भी कहना है कि नवंबर में डिसबर्समेंट ट्रैक्शन काफी बेहतर रहेगा। Q4 जो सीजनली काफी स्ट्रॉन्ग क्वार्टर होता है गाड़ियों की बिक्री का, उससे भी काफी ज्यादा फायदा एमएनएम फाइनेंस को मिलेगा। और अगर इसी रन रेट से डिसबर्समेंट चालू रहा तो उनका मानना है कि जो डिसबर्समेंट के आंकड़े हैं वो आने वाले समय में 48,900 करोड़ पहुंच सकते हैं, जबकि 44,500 करोड़ की मैनेजमेंट ने गाइडेंस दी थी। तो ये जो शानदार अपडेट्स आए कंपनी की तरफ से और उसके बाद पॉजिटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई, उसके बाद हमने देखा कि एमएनएम फाइनेंस के शेयर में करीब 5% से ज़्यादा की तेज़ी आज के दिन देखने को मिली। तो ये तो थी एमएनएम फाइनेंस से जुड़ी खबर, हमने अभी आपको बताई। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी खबरें दिन के दौरान आई और फोकस में था इंश्योरेंस स्पेस भी। और ये खबर निकल कर आ रही है कि जल्द ही सभी इंश्योरेंस के लिए एक लाइसेंस हकीकत बनने वाला है। इस खबर पर और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अनुराग शाह जुड़ चुके हैं। अनुराग, बताइए। पिछले हफ्ते सरकार ने इंश्योरेंस एक्ट में बदलाव के लिए एक प्रस्ताव दिया और इस प्रस्ताव के बाद जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री का पूरा लैंडस्केप बदल जाएगा। और हमारे सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जो आगामी विंटर सेशन है उसमें ये जो बिल है वो पेश किया जा सकता है। हालांकि जो सरकार के द्वारा प्रस्ताव जारी किया उसमें 15 दिसंबर तक सभी स्टेक होल्डर से सुझाव मांगे गए हैं, लेकिन उसके बाद भी जो विंटर सेशन में कुछ दिनों का वक्त होगा और सरकार पूरी तरह से कटिबद्ध है इस आगामी विंटर सेशन के अंदर ही इस बिल को टेबल करने के लिए। और ये जो बिल है काफ़ी महत्वपूर्ण है इंश्योरेंस सेक्टर के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो अभी ज़रूरत होती है 100 करोड़ का नियम है एक इंश्योरेंस कंपनी को शुरू करने के लिए, वो उसमें बदलाव के लिए कहा गया। इसके अलावा कंपोजिट लाइसेंस की बात की गई, यानी एक ही अम्ब्रेला के अंदर एक इंश्योरेंस लाइसेंस के अंदर लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस जैसे तमाम तरह के जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट है वो एक इंश्योरेंस कंपनी ऑफर कर पाएगी। उसके अलावा स्टैंड अलोन इंश्योरेंस की भी बात की गई है इस बिल में, यानी भविष्य में हमें इस तरह की इंश्योरेंस कंपनियां देखने को मिलेगी जो केवल साइबर इंश्योरेंस ऑफर करेगी, केवल प्रॉपर्टी इंश्योरेंस ऑफर करेगी, केवल पर्सनल एक्सीडेंट कवरेज ऑफर करेगी। और इन कंपनियों के लिए जो पूंजी की जरूरत होगी वो उनकी साइज और क्लास के मुताबिक होगी। ये जो ड्राफ्ट प्रस्ताव है सरकार के द्वारा जारी किया गया है उसमें कहा गया है। तो काफी महत्वपूर्ण संशोधन होगा इंश्योरेंस के लिहाज से। और हमारी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सरकार पूरी तरह से कटिबद्ध है आगामी विंटर सेशन के अंदर इस बिल को पेश करने के लिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग ये सारी जानकारी देने के लिए। तो सभी इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स के लिए अब एक लाइसेंस होने की खबर लाने की तैयारी में है सरकार और शीतकालीन सत्र में इसका एक प्रपोजल भी पेश हो सकता है। तो ये एक अपडेट इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़ी काफ़ी बड़ी खबर और काफ़ी बड़ा अपडेट यहाँ पर होता हुआ नजर आएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बाजार के लिए निवेश का एक और बूस्ट मिलने वाला है। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन को सरप्लस में से 15% बाजार में निवेश की मंजूरी मिल चुकी है। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ प्रकाश प्रियदर्शी जुड़ चुके हैं। प्रकाश, बताइए। देखिए, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन यानी कि ईएसआईसी ने एक अहम फैसले में इस बात को मंजूरी दे दी है कि अब उसके पास जो सरप्लस फंड्स हैं उसका निवेश सिर्फ डेट इंस्ट्रूमेंट में नहीं बल्कि इक्विटी मार्केट में भी होगा। कल एक अहम बैठक हुई ईएसआईसी बोर्ड की जिसमें इस बात को मंजूरी दे दी गई कि जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है उसको डाइवर्सिफाई किया जाएगा ताकि आने वाले दिनों में ज्यादा रिटर्न जो है वो हासिल किया जा सके। ईएसआईसी की बोर्ड ने जो मंजूरी दी है उसके हिसाब से डेट इंस्ट्रूमेंट के साथ साथ इक्विटी मार्केट में भी निवेश किया जाएगा। हालांकि ये जो इक्विटी मार्केट में निवेश होगा वो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स तक ही सीमित होगा। लेबर मंत्रालय ने जो बयान जारी किया है उसके हिसाब से शुरुआत में 5% फंड्स जो है जो सरप्लस फंड्स हैं ईएसआईसी के पास उसका निवेश इक्विटी मार्केट में होगा जो कि चरणों में बढ़कर 15% तक जाएगा। हालांकि 2 क्वार्टर के बाद किस तरह का परफॉर्मेंस रहता है उसकी समीक्षा होगी और उसके बाद आगे का फैसला जो है वो लिया जाएगा। जो स्मॉल सब्सक्राइबर हैं उनके हितों की रक्षा हो, जो मार्केट की वोलेटिलिटी है उससे बचाव किया जाए, उस बात को ध्यान में रखते हुए यह फैसला किया गया है कि जो इक्विटी में निवेश है वो सिर्फ ईटीएफ तक ही सीमित रहेगा।
श्रम मंत्रालय ने अपने बयान में ये भी कहा है कि जो मॉनिटरिंग है, इक्विटी में जो इन्वेस्टमेंट होगा उसकी जो मॉनिटरिंग है, जो मौजूदा कस्टोडियन है और जो एक्सटर्नल ऑडिटर है वही करेंगे, जो कि डेट इंस्ट्रूमेंट में निवेश की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और इस बात की संभावना है कि आने वाले दिनों में ईएसआईसी को ज्यादा रिटर्न मिल सके। जैसा कि आपको पता है कि ईएसआईसी के पास इस वक्त 65,000 करोड़ रुपए का सरप्लस फंड्स हैं, जिसमें कि हर साल करीब 8,000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की संभावना भी जताई जा रही है, खासकर इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ईएसआईसी ने कवरेज बढ़ाने को लेकर काफी कॉम्प्रिहेंसिव प्लान तैयार किया है। ऐसे में एक तरफ जहां निवेश के नए विकल्प मिलेंगे, स्टॉक मार्केट में अतिरिक्त मनी फ्लो भी बढ़ते हुए हम देख सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन को यही समाप्त करने का वक्त है, लेकिन आप बने रहिए, खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। नमस्कार।